मूवी के शुरू में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो फिजा में उड़ रहा होता है और उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स भी बैठे होते हैं। प्लेन में बैठे सब लोग बेफिक्र होते हैं और हर कोई सफर को एंजॉय कर रहा होता है। आगे क्या होने जा रहा है किसी को कोई खबर नहीं होती। फिर एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसके पास एक शार्क होती है। वो उससे खेल रही होती है और वो अपने डैड से पूछती है कि डैड हम घर कब तक पहुंचेंगे, जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि हमें अभी कुछ देर और लगेगी। और वो बच्ची फिर से अपने टॉय के साथ खेलने लगती है। खेलते हुए वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे हवा में उड़ती हुई बहुत बड़ी शार्क दिखाई देती है। वो अपने डैड को बताती है कि बाहर एक शार्क उड़ रही है, लेकिन उसके डैड उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा शार्क फ्लाई नहीं करती, वो तो स्विम करती हैं। अगली सीट पर एक आदमी को दिखाया जाता है, वो विंडो से बाहर की वीडियो बना रहा होता है। तभी उसे भी एक शार्क दिखाई देती है जो उड़ रही होती है। वो कोई आम शार्क नहीं होती, वो एक आर्मी फोर्स की बनाई हुई शार्क होती है। वो सब ये मंजर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर अचानक हर तरफ से बहुत सी शार्क आ जाती हैं और प्लेन को दोनों तरफ से घेर लेती हैं और उस पर अटैक करना चाहती हैं। ये सब देखकर पायलट भी हैरान हो जाते हैं कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। शार्क पर सवार लोग प्लेन पर हमला कर देते हैं और प्लेन के डोर को फायर वेल्डर से काटकर अंदर आ जाते हैं। अंदर बैठे पैसेंजर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग प्लेन के अंदर आते हैं तो वो कोई आम लोग नहीं होते, वो ज़ॉम्बीज होते हैं। ज़ॉम्बीज इंसान नहीं होते बल्कि बहुत ही बुरे होते हैं और ये इंसानों के दुश्मन होते हैं और जहाँ इंसानों को देखते हैं तो इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। वो प्लेन में घुसकर बहुत बुरे तरीके से लोगों का कत्ल करने लगते हैं। दूसरी तरफ शार्क भी प्लेन पर अटैक करती हैं और प्लेन को तोड़ना और खाना शुरू कर देती हैं। ज़ॉम्बीज सब लोगों को मारते हैं, वो लोगों को काट देते हैं। फिर सारे प्लेन को क्रैश करके वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये ज़ॉम्बीज कौन है, कहाँ से आए हैं, किसी को कोई खबर नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसको मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। फिर मूवी का सीन चेंज होता है और न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को दिखाया जाता है जो आर्मी को सिक्योरिटी देती है और सोल्जर्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद उस कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है जिसका नाम रेक्टर होता है। वो काफी ओल्ड एज होता है और रेक्टर की एज ऑलमोस्ट 105 साल होती है। रेक्टर के पास कुछ ऐसी पावर्स होती है जिनको वो खुद में इंजेक्ट करके यंग बन जाता है। ओल्ड रेक्टर यंग रेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है और रेक्टर को अपनी बेटी के साथ दिखाया जाता है। रेक्टर की बेटी अपने डैडी को बताती है कि एक प्लेन क्रैश हुआ मिला है जिसमें से हमें एक कैमरा मिला है जिसकी रिकॉर्डिंग देखने पर हमें पता चलता है कि एक ऐसी मखलूक ने उस पर हमला किया है जिसका दुनिया में कोई नामो निशान नहीं और ये खुद को दुनिया पर जाहिर करना चाहती है। रेक्टर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि हमें कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हमें दो लोगों को गाड़ी में दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की ट्रेवल कर रही होती है। वो कोई और नहीं बल्कि रेक्टर की बड़ी बेटी डेबला होती है और वो एक बर्फीले इलाके में जा रहे होते हैं जहाँ रेक्टर की कंपनी को एक बहुत बड़े जहाज की खबर मिली होती है और डेबला उस जहाज की इंफॉर्मेशन लेने जा रही होती है। जब डेबला जहाज के पास पहुंचती है तो वो जहाज को देखकर हैरान हो जाती है। अभी डेबला ये सब देख ही रही होती है कि अचानक ज़ॉम्बी डेबला पर अटैक कर देते हैं। डेबला क्योंकि रेक्टर की बेटी होती है इसीलिए उसे आर्मी की तमाम ट्रेनिंग्स होती हैं। वो ज़ॉम्बीज पर अटैक करती है और उन्हें मारना शुरू कर देती है और सबको मार गिराती है। फिर डेबला जहाज के अंदर जाती है और सब देखकर समझ जाती है कि ये कोई आम जहाज नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज का जहाज है। डेबला की जैकेट पर एक छोटा सा कैमरा भी लगा होता है जिसे रेक्टर और उसकी छोटी बेटी अपने ऑफिस में बैठे देख रहे होते हैं। डेबला उस जहाज के अंदर सब कुछ चेक कर रही होती है कि उसकी नजर कुछ छोटे जहाजों पर पड़ती है जो कि जंग के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर वो आगे बढ़ती है और उसे एक ऐसा रूम दिखाई देता है जहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज को पावर बूस्टर लगाए जा रहे होते हैं जो कि शायद उनकी पावर को इंक्रीज करते हैं या फिर जो ज़ॉम्बीज मर गए होते हैं उनको दोबारा से जिंदा करता है। अभी वो ये सब देख ही रही होती है कि दूसरी तरफ से उसके डैडी जो कि उसके साथ ये मंजर देख रहे होते हैं डेबला से कहते हैं कि तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे ये सब अपने पास में गुजरा हुआ लग रहा है। डेबला वहाँ से निकलने लगती है। अचानक उसकी नजर एक बहुत ही बड़ी शार्क पर पड़ती है जो कि हवा में उड़ रही होती है। वो ज़ॉम्बीज की ट्रेंड शार्क होती है। अभी वो ये देख ही रही होती है कि अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी डेबला पर अटैक कर देता है क्योंकि वो ज़ॉम्बीज एक फीमेल होती है और वो ज़ॉम्बीज की कमांडर होती है। डेबला उस पर काबू नहीं कर पा रही थी और वो ज़ॉम्बी डेबला को पकड़कर उसके जिस्म में एक इंजेक्शन लगा देती है और वो ज़ॉम्बी डेबला को वहीं छोड़कर चली जाती है। डेबला बाहर जाने लगती है। जब डेबला बाहर निकलती है और आसमान की तरफ देखती है तो उसे वहाँ बहुत सी शार्क उड़ती दिखाई देती हैं जो कि ऊपर जाकर गायब हो जाती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद वो बहुत बड़ा सा जहाज भी बर्फ में गायब होने लगता है। दूसरी तरफ हमें रेक्टर की कंपनी की एक लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ पर डेबला को रखा गया था। डेबला की हालत बहुत खराब होती है और रेक्टर परेशान दिखाई देता है। असल में ज़ॉम्बीज की कमांडर ने डेबला को एक ऐसा इंजेक्शन लगाया था जिसमें वायरस होता है। फिर दिखाया जाता है कि डेबला की हालत अब खतरे से बाहर होती है। अब डेबला अपने डैड और छोटी बहन के साथ खाना खा रही होती है तो उसकी छोटी बहन अपने डैड से कहती है आज हमें अपने पास के बारे में बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर रेक्टर उन्हें बताना शुरू करता है कि ये बात 1942 की है जब ब्रिटिश आर्मी ने जर्मन और नाजी आर्मी पर अटैक करना शुरू किया था और बहुत ज्यादा कत्लो गारत का समा था। जर्मन आर्मी और नाजी आर्मी को
ब्रिटिश आर्मी के आगे झुकना पड़ा था, लेकिन वो ब्रिटिश आर्मी से अपना बदला जरूर लेना चाहते थे। रेक्टर क्योंकि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और वो आर्मी की टीम तैयार कर रहा था। रेक्टर की अपनी लैब थी। जर्मन आर्मी ने रेक्टर से कांटेक्ट किया है कि हमें एक ऐसा वायरस बनाकर दें जिससे हमारी टीम मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए और वो ज़ॉम्बीज बन जाएं, जिनको हराना मुश्किल हो। रेक्टर क्योंकि तजर्बे करता रहता था, इसलिए उसके पास एक ऐसा फॉर्मूला था जिसके जरिए से वो ये काम कर सकता था। रेक्टर ने एक ऐसा वायरस तैयार किया जिसको इंजेक्ट करके इंसानों को ज़ॉम्बीज बनाया जा सकता था, लेकिन रेक्टर के पास इस वायरस को खत्म करने के लिए कोई हल नहीं था। लेकिन रेक्टर कमांडर को ये सब करने से मना कर देता है और वायरस को जाया करने की धमकी देता है। तभी कमांडर गुस्से में आकर रेक्टर को गोली मार देता है और रेक्टर मरने लगता है, लेकिन रेक्टर खुद को एक ऐसा खास इंजेक्शन लगा लेता है कि जिससे वो मरने के बाद बच जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ब्रिटिश आर्मी नाजी आर्मी पर दोबारा अटैक करती है। फिर 1945 में हिटलर के मरने के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और नाजी को फौज और उनके कमांडर जिनका वायरस बना कर दिया था अचानक गायब हो जाते हैं। वो अपनी बेटियों को बताता है कि वायरस कमांडर को देने के बाद मुझे बहुत अफसोस था, लेकिन तब तक सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था। ये सब सुनकर डेबला बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं उन ज़ॉम्बीज को खुद देखकर आई हूँ, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। अब हमें इसका एंटीवायरस तैयार करना होगा जिससे इंसानों को ज़ॉम्बीज के खतरे से बचाया जा सके। फिर दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज की फौज न्यूयॉर्क पर अटैक करती है और लोगों को मारना शुरू कर देती है। ज़ॉम्बीज वही नाजी आर्मी होती है जो 1945 में हिटलर के मरने के बाद गायब हो जाती है और खुद को ज़ॉम्बी बना लेती है। अब ज़ॉम्बीज की फौज हर तरफ अटैक करना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा तबाही फैला रही होती है। बहुत से रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क की तबाही के मनाजिर दिखा रहे होते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक होते हैं। शाख हवा में उड़ने वाले प्लेन्स को तबाह कर देती है और तमाम फिजाई सफर बंद हो जाते हैं। हर तरफ तबाही तबाही मच रही होती है। ये सब रेक्टर अपने ऑफिस से बैठा देख रहा होता है और कोर कमांडर को कॉल करता है और इसका हल पूछता है। फिर रेक्टर के साथ बहुत से लोगों को कॉन्फ्रेंस पर दिखाया जाता है जिसमें वहाँ के प्रेसिडेंट और कमांडर और बहुत से साइंटिस्ट और डॉक्टर होते हैं जो इस सब पर तहकीक कर रहे होते हैं। एक एनिमल डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कहती है कि शार्क हवा में उड़ सकती है। उन्हें एक स्पेशल वायरस के जरिए ऐसा बनाया गया है जिससे उनकी बॉडी बहुत हार्ड हो गई है। इन पर गोली का भी कोई असर नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए हम इनको आसानी से खत्म नहीं कर सकते। फिर रेक्टर एक तजवीज देता है। रेक्टर कहता है कि हमें इन ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए इनके जैसी एक फौज तैयार करनी होगी जो इन ज़ॉम्बीज को खत्म कर दे। इनको इंसान खत्म नहीं कर सकते। ये सुनकर कमांडर कहता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इन ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए दूसरे ज़ॉम्बीज नहीं बना सकते। लेकिन रेक्टर कहता है कि हमें ये सब करना होगा, इसके बगैर हम ज़ॉम्बीज को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन फिर प्रेसिडेंट और कमांडर ये स्टेप लेने के लिए हाँ बोल देते हैं और कहते हैं कि जो भी करना है समझदारी से करना होगा, हमें इंसानों को बचाना होगा। फिर बहुत दिनों बाद एक फ्लाइट जाने की इजाजत दी जाती है और बहुत से लोग न्यूयॉर्क जाने के लिए एयरपोर्ट पर बैठे होते हैं, लेकिन फ्लाइट के आने में देर हो रही थी। कोई बच्चों को खेलने से रोक रहा होता है तो कोई एक दूसरे पर गुस्सा कर रहा होता है। फिर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि प्लेन को देख रही होती है। तभी सब पैसेंजर का वेट खत्म हो जाता है और फ्लाइट आ जाती है और सब लोग प्लेन में बैठने लगते हैं। असल में ये एक स्पेशल फ्लाइट निकलती है जिसके जरिए ज़ॉम्बीज पर अटैक किया जा सके। नेशनल कमांडर इस फ्लाइट की कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं। प्लेन में सब लोग ही सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि अब हालात ठीक हो गए हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन असल खतरा तो उनके सर पर था। दूसरी तरफ रेक्टर और उसकी दोनों बेटियां ऑफिस में कंट्रोल पैनल पर प्लेन की मॉनिटरिंग कर रही होती हैं, लेकिन सब कुछ उलट हो जाता है। ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और प्लेन में बैठे लोग हवा में उड़ती शार्क्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो शार्क्स प्लेन पर अटैक कर देती है और ज़ॉम्बीज लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। ये एक खून की होली का समा था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे खून की होली खेली जा रही हो। वो लोगों की चीर फाड़ कर देते हैं और आखिरकार प्लेन क्रैश होकर गिर जाता है और कमांडर और उनकी फोर्स कुछ नहीं कर पाते। फिर दिखाया जाता है कि रेक्टर ज़ॉम्बी वायरस का एंटीवायरस बना लेता है। वो एंटीवायरस तैयार करके अपनी छोटी बेटी को दे देता है और कहता है कि इसकी डेबला को किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। छोटी बेटी को जब पता चलता है कि एंटीवायरस बनाया जा चुका है तो वो अपने डैड से नाराज होती है और कहती है कि मुझे बेहद अफसोस है कि डैड आपने एंटीवायरस बनाने में देर क्यों कर दी, आपने इतने इंसानों को ज़ॉम्बीज के हाथों मरने क्यों दिया। फिर रेक्टर कहता है कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे ज़ॉम्बीज नहीं बच पाएंगे। फिर दिखाया जाता है कि डेबला पर क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट होता है वो ज़ॉम्बीज बन जाती है और प्लेन का डोर तोड़ देती है और सब ज़ॉम्बीज वहाँ से प्लेन के अंदर आने लगते हैं और प्लेन में सब आर्मी पर अटैक करने लगते हैं। तभी डेबला कमांडर को मार देती है। ये सब डेबला की बहन देख रही होती है। उसे फौरन रेक्टर का दिया एंटीवायरस का ख्याल आता है और वो एंटीवायरस इंजेक्शन जल्दी से डेबला को लगा देती है। फिर अचानक ही बाहर से एक बहुत बड़ी शार्क दिखाई देती है जो कि दूसरी शार्क की निस्बत बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो सबसे छोटी शार्क को मार कर खाने लगती है। असल में ये बड़ी शार्क कोई और नहीं बल्कि रेक्टर की बनाई हुई एक ज़ॉम्बी शार्क होती है जिसका प्लान उसने प्रेसिडेंट को दिया था कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर सकती है। ये ज़ॉम्बी शार्क
शार्क जो कि रेक्टर ने बनाई थी, रेक्टर उसे खुद कंट्रोल कर रहा होता है और तमाम ज़ॉम्बी शार्क को चुन चुन कर मार रहा होता है। जो शार्क मर जाती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। ये सब देखकर प्रेसिडेंट और आर्मी कमांडर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका बनाया हुआ ज़ॉम्बी शार्क मिशन बहुत कामयाब रहा था। अब डेबला भी एंटीवायरस इंजेक्ट होने से ठीक हो जाती है और दोबारा पहले जैसी हो जाती है और प्लेन में बाकी सब ज़ॉम्बीज को मार दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नाजी की फौज जो उस बड़े से जहाज में होती है जो कि अटैक करने के लिए रेडी होती है और उनकी कमांडर हार नहीं मानती और अपनी फौज से कहती है कि तैयार रहो मेरे सिपाहियों, हमने हारना नहीं है। दूसरी तरफ रेक्टर खुद को ओल्ड से यंग में कन्वर्ट करने की कोशिश में होता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा वायरस होता है जो उसकी उम्र कम करता जाता है। जैसे ही रेक्टर फुल यंग हो जाएगा तो वो ज़ॉम्बीज को मार देगा। वो एक के बाद एक ऐसा ज़ॉम्बी बनाएगा जो नाजी की फौज को मार देगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। तो दोस्तों यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।